हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से बिल्कुल आप ई बुक भी ले सकते हो, वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो। और आज तो कूपन कोड यूज करने पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप आज कूपन कोड में आज़ादी जरूर यूज करें, ठीक है, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाए और आप किसी भी कोर्स को, किसी भी ई बुक को ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक का सपनों की आज़ादी सेल स्टार्ट हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए है, 14 और 15 अगस्त के लिए है। और इसके तहत आप बहुत सारी मोबाइल और एक कार भी जीत सकते हो इवन। तो बहुत ही सुनहरा ऑफर है। एक तो लोवेस्ट प्राइस पर है और दूसरा आपको कार जीतने, मोबाइल जीतने जैसे बहुत सारे अवार्ड्स में रखे गए हैं, तो इसको भी जीतने का मौका है। तो केवल 2 दिनों के लिए है। कूपन कोड में यूज कीजिए एमजेटी और आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। याद रखिएगा, कूपन कोड में अगर आप एमजेटी डालेंगे तभी आप इस टेक्स्ट बुक पास का ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। टेक्स्ट बुक पास से दोस्तों आप 580 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं, एनरोल किए हुए हैं और टेस्ट लगातार देते रहते हैं। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे देखते हैं, क्विकली रिवीजन करते हैं आज कल के दिन के क्वेश्चंस का पहले, उसके बाद हम लोग आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त को मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस या विश्व हाथी दिवस जिसे कहते हैं वो भी मनाया जाता है। इसरो ने दोस्तों अभी नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान ने दोस्तों पुरुषों में जीत लिया है गोल्ड मेडल। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं किरण पोलार्ड। और अभी एक रिसेंटली और न्यूज आई थी, इसको कल मैं कवर करूंगा। 600 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो, इन्हीं के देश के हैं ड्वेन ब्रावो, ठीक है। ये 600 विकेट लेने वाले बन गए हैं इकलौते खिलाड़ी और ये 600 टी20 मैच खेलने वाले इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? किरण पोलार्ड। ओके, यूईएफए सुपर कप 2022 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने इसे जीत लिया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड ने दोस्तों अक्षय कुमार और वंदना कटारिया को बनाया था। सिंगापुर का पदांग देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। इस स्थान का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है। सुभाष चंद्र बोस जी ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से ही इन्होंने दिया था। अंडर 16 खेलो इंडिया महिला लीग, इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। ये पहला संस्करण होगा, इसका पहला संस्करण होगा। मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया। इसकी अध्यक्षता पोप फ्रांसिस, प्राइम मिनिस्टर मोदी और एंटोनियो गुटेरेस, इन तीनों के द्वारा करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव लॉन्च किया है। डाबर कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी फिलहाल बने रहेंगे। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 13 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे दोस्तों इसलिए मनाया जाता है जिससे अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण या कहें कि ऑर्गन डोनेशन जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, ये 1954 में हुआ था, अमेरिका में किया गया था। अच्छा, अभी कल शाम को लाइव डिस्कशन का एक क्लास रखा गया था, जिसमें लाइव डिस्कशन करके हम 4 टीचर्स मिल करके आपको करंट अफेयर का रिवीजन करवाए जनवरी का। अब से डेली ये शाम को करने का प्रयास रहेगा, डेली 6 PM पर, तो आप लोग जुड़ेगा जरूर। फिलहाल उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अभी हाल में डेविड बेनेट नाम का एक व्यक्ति था, जिसके सुअर का दिल लगाया गया था। हालांकि 2 महीने तक जीवित रहा, उसके बाद उसका निधन हो गया। मतलब ये भी प्रयोग सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, अभी तक के वजह से, क्योंकि कई बार अभी तक ये हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सका है जानवरों का मनुष्यों में, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हुआ है। इनका भी निधन हो गया 2 महीने के बाद। क्लियर है?
अगर इंडिया में पूछा जाए नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है तो आप 27 नवंबर बताएंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जो इस महीने के अभी तक आए हुए हैं। 1 अगस्त को WWW डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस या नेशनल जेवलिंग थ्रो डे, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया? स्माइल 75, देखिए 75 तो इस बार हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कारण ये है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके तहत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसको लेकर के हर चीज़ कोशिश की जा रही है 75 की टर्म में रखा जाए। तो इसी वजह से 75 का हमने ऑफर भी दिया है। आप ई बुक्स और कोर्सेज को 75% डिस्काउंट पर आज के लिए ले सकते हो, आज और कल के लिए। इसके लिए कूपन कोड में आपको आज़ादी डालना है। ओके, फिलहाल स्माइल 75 पहल किसने शुरू किया है? इसको दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, स्माइल 75 स्कीम ब्रिंग स्माइल ऑन फेसेस ऑफ बेगर्स थ्रू रिहेबिलिटेशन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसको अभी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, तो स्माइल परियोजना के तहत होगा क्या, इसको समझिए पहले। इसमें होगा ये कि 75 नगर पालिकाएं ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं इनको व्यापक पुनर्वास के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन का ही एक हिस्सा है स्माइल। इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। ये तो योजना थी, अभियान था, तो बिना हम लोग रिवीजन करे आगे बढ़ेंगे नहीं। अभी दोस्तों परवाज योजना जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई। तेलंगाना ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू करी बुनकरों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना, हरियाणा ने चिराग योजना बच्चों के लिए और केरल ने दोस्तों अंडा और दूध योजना शुरू करी आंगनबाड़ी बच्चों के लिए। वहीं छोटे बच्चों के लिए ही तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की गई, यात्रा की शुरुआत की गई और असम में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी गई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना केंद्र सरकार ने शुरू करी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पर है? डिजिटल करेंसी ओनरशिप के मामले में भारत है दोस्तों 7वें स्थान पर। भारत 7वां ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी जो है वो ऑन की जाती है। डिजिटल करेंसी बोले तो आप वर्चुअल करेंसी कह सकते हो, जैसे बिटकॉइन हुआ, ठीक है, ईथर कॉइन हुआ, इसके अलावा डोजे कॉइन हुआ और भी बहुत सारी तमाम प्रकार की जो वर्चुअल करेंसीज हैं इनका क्रेज इंडिया में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडिया आ गया है 7वें स्थान पर। इंडिया रैंक 7th इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप अहेड ऑफ द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा भारत में कंज्यूम हो रहा है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि भारत जो है 7वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, समझ लो, यूनाइटेड जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। और इसमें बताया गया है कि 2021 में लगभग 7.3% ऐसे भारतीय थे, इसमें तो मैक्सिमम युवा ही थे, जिनके पास किसी न किसी रूप से डिजिटल करेंसी का स्वामित्व था। इस लिस्ट में यूक्रेन दोस्तों टॉप पर रहा। यूक्रेन में 12.7% आबादी जो है ये क्रिप्टो करेंसी ओन करती है। अच्छा, यूनिकटेड आया है। यूनिकटेड का भी हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है, याद रखना है आपको, जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में किसका किसका और हेडक्वार्टर है आप जानते हो? WHO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, ILO का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ILO, WTO, WHO, यूनिकटेड, इन सबका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में इंडिया और मलेशिया के बीच में दोस्तों उदार शक्ति नाम से एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। इंडियन एयरफोर्स का जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है ये पार्टिसिपेट करी है बायलैटरल एक्सरसाइज विद मलेशिया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना गया है, इसमें C-17 जो ग्लोब मास्टर है वो भी गया था। ग्लोब मास्टर ये आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा जहाज होता है। सुखोई 30 MKI गया हुआ है।
ठीक है, ये सभी इंडियन एयरफोर्स के हैं जो जाकर के वहाँ पर हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहली बार मलेशियाई एयरफोर्स के साथ, जिसे रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स कहते हैं, तो उसके साथ पहली बार अपना ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कर रही है, वायु सैन्य अभ्यास कर रही है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो 1932 में 8 अक्टूबर को स्थापित हुआ था। इसी वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अब मलेशिया आया है, चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ मलेशिया कहाँ पर है। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप देखोगे यहाँ है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे अगेन इस साइड में थाईलैंड, म्यांमार, इस साइड में नीचे होते हुए कंबोडिया होते हुए नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर देश क्या, मलेशिया। ये है मलेशिया। मलेशिया देखिए कहाँ से कहाँ तक है। एक तो यहाँ से लेकर के ये इतना पोर्शन मलेशिया का पड़ता है और इधर भी अगर आप आ जाएंगे ना, ये भी आइसलैंड ले लो और इधर का ये जो पोर्शन है ये भी मलेशिया के ही अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक देश है ब्रुनई, वो अलग ले लो, बाकी ये जो है ये अभी भी मलेशिया पड़ता है। ये मलेशिया पड़ेगा और इतना मलेशिया पड़ेगा। यहीं पर सिंगापुर भी आपको छोड़ देना है। क्लियर है? तो ये जो देश है ये है मलेशिया और कुआलालंपुर इसकी कैपिटल होती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे इस्माइल साबरी याकूब। कौन? इस्माइल साबरी याकूब जो हैं ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की करेंसी होती है मलेशियन रिंगित। क्या होती है? मलेशियन रिंगित। ओके, चलिए अब रिवीजन करेंगे हम लोग सैन्य अभ्यास का। अभी वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। वज्र प्रहार के अलावा युद्ध अभ्यास भी अभी हुआ था भारत अमेरिका के बीच में, और अभी भारत और अमेरिका के बीच में ही रिम्पैक भी हुआ था। तो ये सभी अभ्यास तो आपको याद रखना है तीनों। स्काईलाइट भारतीय सेना ने किया। पिच ब्लैक अभ्यास ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस वगैरह सब इसमें शामिल थे। भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स हुआ। भारत और ओमान के बीच में अल नजाह 4 हुआ। ठीक है, और एमपीएक्स हुआ इंडिया और जापान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में शशि थरूर जी को, जो कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर हैं और संसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कांग्रेस एमपी शशि थरूर रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इनकी राइटिंग और इनकी स्पीचेस के लिए ये दिया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से ये सांसद हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जबरदस्त अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए ये फेमस हैं। इनकी इंग्लिश जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। फिलहाल इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर मिलेगा। ऐसा ही सम्मान ये पा चुके हैं स्पेन में भी, यानी स्पेन में भी ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पा गए हैं वहाँ का। उनको वहाँ के राजा के द्वारा इनके मेंडा डी ला रियल ऑर्डर एस्पेनोला डी कार्लोस III से सम्मानित किया गया था। ये स्पेन का है सबसे बड़ा सम्मान। ठीक है, शशि थरूर पुस्तकें भी बहुत लिखे हुए हैं और इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। जैसे कुछ प्रमुख बुक्स की अगर बात करें तो एन इरा ऑफ डार्कनेस आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सभी शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकें हैं। फ्रांस के बारे में बेसिक चीज़ें तो आप जानते हो, पेरिस में इसकी कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इस क्वेश्चन से रिवीजन की बात करेंगे तो शशि थरूर को दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के मिलने के अलावा दलाई लामा भी अभी सम्मानित किए गए थे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। जापान सरकार ने जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जिनकी अभी हाल फिलहाल में गोली मार करके हत्या की गई, इनको वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। शिंजो आबे दोस्तों भारत के पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह जो है यानी UNMOGIP जो है, इसके मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखो UNMOGIP जो है ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट संगठन है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के। तो इसका अभी मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है गुइलेर्मो पाब्लो रियोज को। यहाँ पर पहले आप आर्टिकल देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, रियल एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोज जो हैं ये अर्जेंटीना के हैं, अपॉइंट किए गए हैं UNMOGIP हेड ऑफ मिशन चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर। समझिए ये UNMOGIP है क्या? ये दोस्तों एक यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जो इंडिया और पाकिस्तान में काम करती है। ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को ठीक ठाक करने के लिए, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए गठित की गई थी।
कब गठित की गई थी? 1949 में, जब भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम पर दोस्तों आपको पता होगा 1949 में भी एक अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने। तो वहां पर क्या हुआ कि अभी तो अलग हुआ है, अभी अटैक शुरू हो गया, युद्ध भी शुरू हो गया। तो ऐसे में एक ऐसा संस्था बनाया जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा सैन्य पर्यवेक्षक का जो ग्रुप बनाया जाए जो इन पर नजर रख सके और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके, वही है ये। तो उसी के लिए उसका जो समझ लो एक प्रकार से अध्यक्ष, तो वो नियुक्त किए गए हैं रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस, जो कि कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, 1949 में स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन के बारे में बाकी चीजें आप जानते ही हो। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था यूनाइटेड नेशन। इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं और इसी दिन पोलियो दिवस भी मनाते हैं। और आप ऐसे याद कर सकते हो कि यूएनओ को पोलियो हुआ है, ठीक है ना? तो पोलियो दिवस भी आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन से। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ प्रमुख जो नियुक्तियां हुई हैं उनका रिवीजन करते हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित जी देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रमोद कुमार जी ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था फाइड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार जी को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत कैमोत्रा ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर हैं और रंजीत रथ ओआईएल कंपनी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। वहीं सुरेश एन पटेल ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना? ऊपर के दोनों ये विजिलेंस कमिश्नर और जबकि ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। क्लियर? अगस्ता ताउनो कौमे ये भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक होंगे। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं और पेटीएम गेटवे बीच के नकुल जैन सीईओ बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया। अगे वेब 3.0 यहाँ पर आप देख पाओगे और एग्नोस्टिक वेब 3.0 इसको कहा जा रहा है। गोवा होस्ट इसको किया है 12 से 14 अगस्त के बीच में पणजी गोवा में किया गया है। ये अटल इनक्यूबेशन सेंटर में किया गया है। अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन करने का मेन काम क्या था? मेन मतलब ये था, मेन उद्देश्य ये था यहाँ पर ब्लॉकचेन, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, ग्रोथ हैकिंग, इन सब से रिलेटेड हैकथॉन आयोजित कराया जाए। और हैकथॉन क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हैकथॉन ऐसा जिससे हैकिंग से बचाया जा सके, साइबर क्राइम से बचा जा सके, तो इसके लिए एक कंपटीशन आयोजित किया जाए जिसमें कुछ अच्छे अच्छे कामों के लिए हैकर्स जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है वो हायर कर सके, ठीक है, जिनसे साइबर क्राइम को पकड़ा जा सके जब अगर कहीं पर हो तो ये भी एक हैकथॉन था। इसमें 100 से ज़्यादा हैकथॉन टीमें मिली थी, इसमें शामिल करी गई हैं। अगला कुछ प्रमुख और सम्मेलन हुआ है, जैसे अमित शाह ने मादक पदार्थों पर तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। माई होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया और एससीओ का सम्मेलन आयोजित हुआ। 9वें देश के रूप में ईरान इसमें शामिल हुआ और 9वें सदस्य देश के रूप में ये शामिल हुआ। अच्छा, अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था ये एससीओ। हाल ही में किस राज्य ने 5वें हाथी अभ्यारण्य की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 5वें हाथी अभ्यारण्य की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। 5th एलिमेंट रिजर्व जो है ये अगस्ता मलाई को चुना गया है, तमिलनाडु का 5वां होगा। ओके, तो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी अभ्यारण्य होगा। इसकी घोषणा वहाँ के सीएम ने करी हुई है ट्विटर पर। तो ये भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां है। वैसे विश्व हाथी दिवस की अगर बात करें तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तमिलनाडु के बारे में बेसिक चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तमिलनाडु मैप में आप लोकेशन यहाँ पर देख पाएंगे। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चेन्नई में इसकी राजधानी है और 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। चलिए कुछ और रिवीजन पॉइंट मैं आपको तमिलनाडु से याद करा देता हूँ। जैसे अभी वी प्रणव भारत के 75वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने और ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। तमिलनाडु से 27 ग्रैंड मास्टर मिले हैं इंडिया को। अभी उपराष्ट्रपति जी ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पिछली बार असम पुलिस ने जीता था। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु टॉप पर है और वहीं सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए आईजीएसएस वेंचर्स के साथ इसने समझौता किया है।
44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया। भारत की टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने। और उज्बेकिस्तान ने जीता था गोल्ड मेडल। अगला, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी? तो वो बन गई हैं मरीना तबस्सुम। मरीना तबस्सुम यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे, बांग्लादेशी आर्किटेक्ट हैं ये, और ये फर्स्ट साउथ एशियन बन गई हैं, पहली दक्षिण एशियाई बन गई हैं व्यक्ति जिन्होंने लिस्बन ट्रेनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता हुआ है। बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं दोस्तों, बांग्लादेश की हैं, और ये बांग्लादेश में ढाका में एक बैत उर रौफ मस्जिद है, उसकी आर्किटेक्ट का काम इन्होंने ही किया था, और ये इनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में एक रहा है। तो इनको मिला है ये लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड, लिस्बन ट्राइनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हाल ही में तमारा वालकाट ने कितने किलोग्राम का वजन उठाकर गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? तो अभी हाल ही में तमारा वालकाट ने दोस्तों 737.5 किलोग्राम का वजन उठाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तमारा वालकाट, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 737.5 किलोग्राम ब्रेक पावर लिफ्टिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये मैरीलैंड की एक महिला पावर लिफ्टर हैं तमारा वालकाट। इन्होंने अभी स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट को मिला करके टोटल 737.5 किलोग्राम का वजन उठाया। तो वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अमेरिकन प्रो में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। इससे पहले 680 किलोग्राम का एथलीट ने एक उठाया था वजन, लेकिन इनका रिकॉर्ड तमारा ने तोड़ दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इसको 1955 से शुरू किया गया है, और प्रतिवर्ष ये पब्लिश होता है, और इसमें नई नई चीज़ें, नए नए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो शामिल किए जाते रहते हैं और अपडेट किए जाते रहते हैं। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फेस्टिवल ऑफर 70% को बढ़ा करके 75 किया गया है केवल और केवल 2 दिनों के लिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ये 2 दिनों पर आज़ादी के 75वें महोत्सव को मनाते हुए आप 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ है, तो 75% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है आज़ादी, ठीक है। आप कोई से भी ई बुक लेते हो, कोई से भी वीडियो कोर्स लेते हो तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, एक और ग्रुप डी एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास चीज़ मैं ला रहा हूँ दोस्तों। उनको वन लाइनर फॉर्म में ग्रुप डी एग्जाम बूस्टर के लिए एक ई बुक दी जा रही है, बिल्कुल फ्री में कोर्सेज में दी जा रही है, ठीक है। तो एग्जाम बूस्टर होगा ये ई बुक, और इसमें जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा वन लाइनर करंट अफेयर रहेगा। इसके अलावा 250 साइंस के, 250 ज्योग्राफी, 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और कंप्यूटर, ये सभी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जिनको आप पढ़ करके थोड़ा सा स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हो लास्ट टाइम पर। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो सन 2000 को दोस्तों 15 नवंबर को ये अलग हुआ था 28वें भारतीय राज्य के रूप में। भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 124 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर है। अब उन 10 लोगों के नाम जिन्होंने सबसे बढ़िया से और सबसे जल्दी आंसर किया, उन 10 में हैं दोस्तों विनय प्रजापति, प्रवीण त्रिपाठी, स्वर्णेश्वर कुमार, रविशंकर, निखिल मदेसिया, महेंद्र हेम्ब्रोम, प्रभात कीची, राजन तिवारी, RS वालिया और नीलम भारद्वाज। ओके, तो ये टॉप 10 थे। अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की जिनका आपको आज आंसर करना है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? एक तो इसरो ने कहां पर स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इस वीडियो की क्विज और PDF आप बिल्कुल फ्री में MJT ऐप से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।